सोचिए अगर आपने जिस गेम को आखिर तक खेला है वही गेम अचानक आपकी रियल लाइफ में आ जाए तो क्या होगा। यही इस मांगा का मुख्य कॉन्सेप्ट है। इस मांगा में हमारा एमसी क्या क्या करता है, वो बंकर बनाता है, दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है और एक अलग ही दुनिया की नींव रखता है। इसी जबरदस्त कहानी पर आधारित है ये मांगा, जिसकी आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं इस शानदार मांगा को। कोरिया के प्रेसिडेंट ने जापान में ज़ॉम्बी बनाने वाले एस्टेरॉयड के हमले के बाद दुनिया के खत्म होने का ऐलान किया, जिससे लोग खून के प्यासे मांस खाने वाले बन गए। तबाही शुरू हो गई और हर जगह दहशत फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें या कहां भागें। लेकिन एक आदमी है जो पूरी तरह तैयार है। उसे दूसरी दुनिया में अपना सुरक्षित ठिकाना मिल गया है और वो कुछ ज़ॉम्बी लोगों को हराने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है। वो आदमी हमारा एमसी स्युंगहो है। महीनों पहले स्युंगहो और उसके दोस्तों ने सुरा खेला, जो अब तक का सबसे मुश्किल वर्चुअल सर्वाइवल गेम है। गेम पसीने वाला और बहुत मुश्किल था। ज्यादातर प्लेयर्स ने इसे खेलना पूरी तरह से बंद कर दिया। स्युंगहो की पार्टी ने उसे धोखा दिया और कभी वापस लॉगिन नहीं किया। वो अकेला रह गया और गेम खेलता और स्ट्रीम करता रहा। हर तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करता रहा और सबसे अच्छा बनता रहा। एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर हमारे लड़के ने अपना हेडगियर उतार दिया और अपनी सभी पब्लिक स्ट्रीम डिलीट कर दी। स्युंगहो ने एक शेफ के तौर पर अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया और उसे एक क्यूट लड़की अपनी पसंदीदा कस्टमर लगी। वो मजाक में असल जिंदगी में स्टेटस विंडो का जाप करने का फैसला करता है और जब वो अपनी आंखों के सामने एक असली नीली स्क्रीन देखता है तो खुद को हैरान कर लेता है। स्क्रीन पर उसके स्टैट्स दिखते हैं। वे उसी गेम के हैं जो उसने खेला था, बस एक फर्क है, उसके पास प्राइवेट पोर्टल नाम की एक नई एबिलिटी है। इस एबिलिटी को टेस्ट करते हुए स्युंगहो एक इंसान के साइज का वॉर्प गेट बनाता है। उसका दिमाग इस नई खोज के खतरों को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर गेम असली है तो तबाही शुरू करने वाला उल्का भी आ रहा था। वेब पर स्युंगहो को स्टेरॉइड के आने वाले गिरने के बारे में एक ऐसा ही आर्टिकल अचानक मिलता है। वो ये मानने से मना कर देता है कि गेम की घटनाएं असल जिंदगी में हो रही हैं। हमारा लड़का अपनी आंखों के सामने पोर्टल को घूरता रहता है। पहले उसे एस्टेरॉइड का कंफर्मेशन मिला और अब ये पोर्टल गेट ये कंफर्म कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है। झिझकते हुए वो सोचता है कि क्या उसे सच में इस चीज में घुसना चाहिए भी। बिना किसी पावर, बिना किसी बिच, बिना किसी प्लान और पैसे के वो अंदर कदम रखने के बारे में सोचता है। आखिर में ब्रो कुछ बातों पर सोचता है और सबसे पास जो करछुल मिलता है उसे उठा लेता है। वहां वो करछुल को पोर्टल के अंदर डालता है ताकि उसे ठीक से पता चल सके कि दूसरी तरफ नीचे क्या है। थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ गेम के किसी लेबिरिंथ स्टेज में नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन वो ये भी सोचने लगा है कि क्या ये पोर्टल उसे धरती पर किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा। ट्रिप की तैयारी के लिए अपना बैग पैक करने के बाद वो आखिरकार अंदर जाने के लिए खुद को हिम्मत देता है। अगले सीन में ब्रो पोर्टल के पास से गुजरता है और दूसरी तरफ की खूबसूरती देखता है। ये एक ऐसा नजारा है जिसमें कुछ भी शहरी नहीं दिखता। पहली चीज जो ये आदमी नोटिस करता है कि मौसम आम दिनों की तुलना में कितना ठंडा है। फोन पर सिग्नल ना होने पर यह बंदा एनालाइज करता है कि वो किसी दूर दराज इलाके में फंस गया है जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। छोटी सी बात है, अगर भाई यहां फंस गया तो उसकी खैर नहीं। शार्पी निकालकर वो एक पेड़ पर जीरो का निशान लगाता है। असल में ये उसकी तरफ से एक स्मार्ट चाल है ताकि वो अपनी खोजबीन के प्रोसेस में ज्यादा खो न जाए। वो चलता ही जाता है, लेकिन चलना उसे थका देता है। जंगल कभी खत्म ना होने वाला लगता है और कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक जब ये बंदा चीजों को मजेदार बनाने की गुजारिश कर रहा था तो पास में एक जीव ने उसे घूरा। तुरंत वो चीज एक शिकारी की तरह झपटी और हमारे लड़के को बुरी तरह डरा दिया। खुशकिस्मती से ये बस एक खूबसूरत वैली हिरन है, कोई मांस खाने वाला राक्षस नहीं। एक मजेदार बात यह है कि सिस्टम ने अपने आप उसके लिए इस अनोखे जीव की पहचान कर ली, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये जगह असल में धरती से अलग है। वो जीव उसे घूरता है, फिर बिना कुछ बोले भाग जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीज कुछ बोलेगी या कुछ और, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। हमारे हीरो को भी लगता है कि इस चीज का ऐसे चुपचाप रहना अजीब है। अच्छी बात यह है कि हिरन गुस्सैल नहीं था। हालांकि अगर उसका सामना खून के प्यासे बंदरों या सुअरों से हुआ तो उसके लिए हालत बहुत बुरे हो जाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सुरा गेम में वैली हिरन कभी था ही नहीं। यहां पहुंचने के तुरंत बाद उसे एक जबरदस्त अंदाजा हुआ कि ये दुनिया जिंदगी की सर्वाइवल की जिंदगी और उसके कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। एक ब्लेड निकालकर वो आगे बढ़ता है, खुद को किसी भी ऐसी चीज के लिए तैयार करता है जो उसे चौंका देगी। अब तक उसने इस बात से इनकार किया है कि इंसानियत खत्म करने वाली कोई मुसीबत आने वाली है, लेकिन जब वो हार मानने ही वाला था तो उसे वो मिल गया। उसकी आंखें चमकते हुए सन एप्पल पर पड़ी, एक मिस्टिकल फ्रूट जो उसने ट्री से तोड़ा था। पहले वो सोचता है कि क्या इसे बाइट करना ठीक होगा, फिर वो एक्चुअल बाइट लेता है और तुरंत बदलाव महसूस करता है। सिस्टम उससे बताता है कि उसकी स्टेमिना रिस्टोर हो गई है और उसका बॉडी येलो ग्लो से चमक रहा है। इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम था जैसे गेम में वो सन एप्पल जूस पीते थे। एक और चीज ने पूरे कॉन्फर्मेशन दे दिया और हमारा एमसी अब पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि कुछ बहुत बुरा जल्दी होने वाला है। भाई गॉब्लिन पूप के पास बैठा था। मतलब उसे केयरफुल रहना पड़ेगा। सियांग हु एक वरीसम सांस लेता है, अपना मोराल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, पर अपने बिलीव्स के बावजूद अब उसे पता है कि दुनिया का एंड बहुत जल्दी आने वाला है।
पोर्टल गेट के इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गया। यहाँ सियांग ने सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करने शुरू किए। वो अपोकलिप्स के लिए रेडी रहना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसने गेम के सारे फुटेज को रिव्यू किया और उन्हें एक पर्सनल हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया। कन्वीनियंटली वो हर बार गेम स्ट्रीम करता था, इसलिए उसके पास सारा डेटा सेफ था, चाहे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसे इस तरह यूज करेगा। एस्ट्रॉयड के गिरने की न्यूज उस तक पहुंची। जापानीज डिस्ट्रक्शन 32 दिन बाद शुरू होगी अपोकलिप्स के स्टार्ट के साथ। तब तक उसने डिसाइड किया कि वो प्रिपेयर करेगा, क्योंकि गेम वर्स्ट मैकेनिक्स से भरा हुआ था। सबसे क्रेजी और प्रॉब्लमेटिक मैकेनिक था आयरन डेथ डिजीज। ये छोटा सा फिनोमिनन अर्थ के हर मेटल को कोरोड और डिस्ट्रॉय कर देता था। बिल्डिंग्स डस्ट बन जाती थी और ज़ॉम्बी स्वॉर्म को कुछ घंटों बाद मदद मिल जाती थी। मेटल के खत्म होने से मॉडर्न सोसाइटी स्टोन एज में लौट जाती थी। आयरन डेथ डिजीज गेम में इवेंचुअली खत्म हो जाता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरे 1 साल तक चलता था। फिर भी इनकमिंग आयरन डेथ डिजीज एमसी के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसके पास एक सेफ सोल्यूशन था, उसका प्राइवेट पोर्टल, जो उसके नए ट्रेड की वजह से पॉसिबल हुआ था। शियांग हू को स्ट्रॉन्ग अजम्पशन था कि ये डिजीज पोर्टल के थ्रू पास नहीं हो पाएगा। अपनी एनालिसिस कंप्लीट करके उसने अपनी सारी सेव्ड मनी प्रीमियम टियर इक्विपमेंट पे लगाने का फैसला किया। ब्रो रियल टाइम में कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स लॉबी में एंटर होने वाला था, तो उसने सारा सर्वाइवल गियर और सप्लाईज ले लिया। रात को फोरम्स चेक करते वक्त शियांग हू डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि कुछ लोग अपनी अवेकन्ड एबिलिटीज को क्राइम और एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे थे। सुबह आई, उसने और सप्लाईज खरीदी अपने मिशन के लिए। वापस आते वक्त ब्रो ने श्योरिटी के लिए एक हंटिंग बो भी खरीद लिया। ये सब करते हुए उसे एक रियलाइजेशन हुआ। शियांग हो ने सोचा शायद वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, शायद वो खुद से आगे भाग रहा है और जल्दीबाजी कर रहा है। पर उसने सोचा कि अगर वो गलत भी हुआ तो भी वो अपनी सेविंग्स वापस कमा लेगा। सुबह के एरेंड्स कंप्लीट करके वो घर लौट आया और अपनी शॉप पे क्लोजिंग साइन लगा दिया। शियांग हो अपने थॉट्स में था जब उसने किसी की आवाज सुनी। तेमो चेहिन फ्रॉम सोलो लेवलिंग वरी से पूछती है कि शॉप क्यों बंद है। वो कहता है कि बस रिमॉडलिंग वर्क चल रहा है, जिससे वो सोचती है कि शायद उसने बड़ा पैसा कमा लिया। शियांग हू जल्दी से कॉन्वर्सेशन से निकलता है और कहता है कि उसे काम करना है, पर लड़की उसे रोककर कुछ पूछने की कोशिश करती है। वो फ्लस्टर हो जाती है और अपनी रिक्वेस्ट बोलती नहीं है, वापस मुड़ के चले जाती है। शियांग हू उसके क्वेश्चन को लेकर क्यूरियस होता है, पर वो पुश नहीं करता और वापस अपने काम पर लग जाता है। अंदर जाकर उसने वाव किया कि वो अब सीरियसली काम करेगा और असली इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेगा। ब्रो लिटरली कहा, मैं बैड इज इग्नोर करके सच में लॉक इन होने वाला हूं। वो पोर्टल ओपन करने का कमांड देता है, अपने एक्चुअल गेम स्टाइल को याद करते हुए। कोई उसे प्लेमेकर या प्लानर कह सकता है, एक ऐसा एमसी जो हर स्टेज को स्ट्रैटेजी से क्लियर करता है। वो पावरफुल कॉम्बैटेंट नहीं था और ज्यादातर अपने ब्रेन्स पर रिलाई करता था। रीजन सिंपल था, सुरा में स्टैट्स अर्न करना कॉम्प्लिकेटेड था। तुम्हें लेवल अप के बाद स्टैट्स नहीं मिलते थे, तुम्हें स्टैट्स तभी मिलते थे जब तुम हंटिंग और एक्सप्लोरिंग करते थे। इस वक्त हमारा एमसी दूसरे रेल्म में है, बो के साथ अपनी स्किल्स होन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिना प्रैक्टिस या टीचिंग के ब्रो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स यूज करके खुद को सिखाता है। शियांग हू से ही पोस्टर बनाता है और एम लेके शूट करने की तैयारी करता है। गेम से उसका एक पहलू उसके अनुभव में तब तक दिखता है जब तक वो आखिरकार शॉट छोड़ नहीं देता। तीर बोर्ड पर जाकर टारगेट पर लगता है। ब्रो असल में उसके टैलेंट से इतना हैरान है कि उसे लगता है कि वही चुना गया है। हालांकि उसके हाथ में जो दर्द है, उसे जियांग हो को एहसास होता है कि उसकी असली कमी उसकी ताकत है। इसीलिए वो वर्कआउट करने और अपनी फिजिकल स्टैमिना बढ़ाने पर फोकस करना चाहता है। बेसिक तैयारी पूरी होने के बाद वो अब अगले स्टेप पर जाएगा। तुरंत उसे 2 चीज़ों का ध्यान रखना था। पहला था मॉन्स्टर्स का ठीक से शिकार करने का तरीका बताना। दूसरा था एक होम बेस बनाना जहां वो बिना किसी चिंता के सप्लाई स्टोर कर सके। हालांकि उस समय उसके पास कोई हथियार नहीं था और बिल्कुल भी सप्लाई नहीं थी, क्योंकि वे डिलीवरी के प्रोसेस में थे। तब तक वो सुनहरे सेबों का शिकार करता रहा और अपनी किस्मत से उन्हें पाकर पागल हो गया। कुछ जगहों को मार्क करने के बाद उसने खुद को आने वाली तबाही के लिए तैयार करना सिखाया। उसकी शुरुआती तैयारी ही वजह थी कि वो सूरा में इतने लंबे समय तक जिंदा रहा, चारों ओर देखते हुए। जियांग हो गॉब्लिन वेस्ट में पहुंचता है। वो उसे ढूंढना चाहता था, बस एक आसान से मकसद के लिए। गॉब्लिन की खास बात यह है कि उन्हें ग्रुप में रहना पसंद होता है। ये बात कि जमीन पर सिर्फ एक ही गंदगी का टुकड़ा था और मेरा मतलब सच में यही है, उसे बताती है कि यहाँ आसपास एक है।
पूप इंस्पेक्टर प्रोमैक्स वेस्ट से बात करता है और अंदाजा लगाता है कि गॉब्लिन जरूर कोई आउटकास्ट होगा। जियांगहो जानता है कि ये आदमी उसका गोल्डन टिकट होगा, उसे जितना हो सके उसका शिकार करना होगा। रात तक अकेले गॉब्लिन की उसकी तलाश जारी रही। उसने पास में भेड़ियों की आवाज़ सुनी, जिसका मतलब था कि वो घाटी के करीब है, और फिर उसे वही गॉब्लिन दिखता है जिसे वो ढूंढ रहा था। जियांगहो एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन वो देख सकता था कि ये चीज़ गेम के जीवों जैसी ही दिखती है। अब गॉब्लिन को सबसे निचले दर्जे का मॉन्स्टर माना जाता है। उनके हथियार सिर्फ भाली और जहरीले डार्ट हैं। वे अपने दुश्मनों को घायल करने और उन्हें टॉर्चर करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। असल में यही वजह है कि हमारे लड़के ने अपनी पहली पसंद के तौर पर एक लंबी दूरी का हथियार, एक धनुष चुना। देखने से लगता है कि गॉब्लिन बूढ़ा है और उसकी हालत बहुत खराब है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए जियांगहो ने तुरंत अपना धनुष चलाया। वो जानता है कि अगर वो शांत रहा तो वो इस चीज को मार देगा। धनुष छोड़ते ही तीर सीधे गॉब्लिन की बाह में जाकर लगा, उसकी बाह में छेद कर दिया। जियांगहो ने उसके सिर पर निशाना साधा, लेकिन वो नतीजे से खुश है। इस फायदे का इस्तेमाल करते हुए वो अपना दूसरा शॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन इतनी जोर से पत्थर फेंकता है कि उसका हथियार उसके हाथ से छूट जाता है। जियांगहो को एहसास होता है कि वो एक समझदार और अनुभवी गॉब्लिन से निपट रहा है। दोनों ही करीबी मुकाबले के लिए अपनी तलवारें तैयार करते हैं। सुंगजिन वू और बेरू के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है। अरे यार रुको, गलत कहानी है। जियांगहो अपना चाकू लोड करता है और गॉब्लिन की बाजू पर वार करने की कोशिश करता है। अनुभवी गॉब्लिन बच निकलता है और हमारे लड़के के घुटने पर बहुत जोर से मारता है। जमीन पर गिराकर जियांगहो गॉब्लिन से भिड़ता है और उसे पीठ के बल गिरा देता है। यहाँ उसे साफ फायदा है। जियांगहो ब्लेड लेता है और उसे उस जीव के सीने में गहराई तक घुसा देता है, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। आखिरकार उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। पहला शिकार कामयाब रहा है और जियांगहो को इसकी वजह से 2 पॉइंट मिलते हैं। उसे यकीन भी नहीं हो रहा कि उसने जो किया वो कर दिखाया। अपने आसपास देखते हुए उसे पास में गुआका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिलता है। गेम में इन सबको मिलाकर एक मरहम बनता है, लेकिन पहले उसे तेजी से खुदाई करनी थी। इस गॉब्लिन को बाहर सड़ने देना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ग्रुप इसे ढूंढ सकता है और इसकी वजह से जियांगहो का शिकार कर सकता है। इसे सड़ने देना भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये बोन क्रीपर नाम की चीज में बदल जाएगा। जियांगहो पास में लाल ट्राउट की एक जोड़ी मिलती है। जियांगहो का दिल कांप जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो फंस गया है। जैसे ही वो अपनी नजरें हटाता है, ब्रो को सबसे डरावना उल्लू मॉन्स्टर उसे घूरते हुए मिलता है। इस सेगमेंट से पहले हम गेम में जियांगहो के रन पर वापस जाते हैं जब वो एक प्लेयर था। उसने अपनी स्ट्रीम के दौरान गेम के लिए बहुत सारी मटेरियल इनसाइट इकट्ठा की। उसके कुछ चैट मेंबर्स ने सिर्फ उसके लिए पैसे डोनेट किए ताकि वो सीधे सामान में गोता लगा सके। जियांगहो के इसकी तह तक जाकर पिछली बार गॉब्लिन और कोबोल्ट के साथ अपने अनुभव के बारे में बताया। बोन क्रीपर से बचना भी जरूरी है, लेकिन फॉरेस्ट हाउस गेम के 2 सबसे खतरनाक जीव हैं। यह है वेयरवुल्फ और आउल बेयर। आउल बेयर इलाके में रहने वाले जीव हैं, जिसका मतलब है कि उनके होने से मॉन्स्टर इकोसिस्टम में तालमेल बनता है। स्ट्रीमिंग के जमाने को याद करते हुए जियांगहो के दिल में सुकून महसूस हुआ। एक आदमी था, बुलसुंग मैन, जो हमेशा उसके लिए खुश रहता था। बाकी लोग शांत और थोड़े अजीब थे, जैसे बार्किंग डॉग डूड, जो किसी वजह से चैट में वूफ टाइप करना बंद नहीं कर पा रहा था। अजीब बात है, जियांगहो सोचता है कि उसे इतनी अच्छी यादें क्यों आ रही हैं। क्या इसलिए कि वो अपने सामने असली डरावने रूप को देख रहा है, एक ऐसा जीव जो उसकी जान लेने वाला था? जियांगहो असलियत मानने से मना कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वे यादें उसे ध्यान लगाने के लिए कह रही हों। वे अपने पास मौजूद हर पल का इस्तेमाल एक प्लान सोचने में करता है। वे पहले से जानता है कि आउल बेयर बहुत खतरनाक होते हैं और अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को फाड़ देते हैं। ये बात कि वो जीव बिना कुछ किए एक जगह खड़ा है, इसका मतलब है कि उसे अपनी भूख नहीं है। लेकिन अभी जो बात उसे परेशान कर रही है वे ये है कि उन्होंने रेड ट्राउट के इलाके में घुसपैठ कर ली है। इन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए जियांगहो को एहसास होता है कि इस बुरे सपने जैसी स्थिति से बचने का शायद सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने पैर मोड़ते हुए वे खुद को याद दिलाता है कि वे अभी भी अपने दिमाग में किम्बुक जुआ है, भले ही उसका शरीर कांग जियांगहो जैसा कमजोर शरीर हो। दांत पीसते हुए वे राक्षस को उसका सामना करने के लिए चुनौती देता है। जिंदा रहने की अपनी आखिरी ऐलान। जीव उसे घूरता है और अपना पहला डरावना हमला शुरू करता है। आउल बेयर रात में शिकार करने में खास तौर पर अच्छा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सीधी धूप है। खेल में उसके पैटर्न याद करने के बाद जियांगहो जानता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना है। जानवर के हमले की टाइमिंग से मैच करते हुए जियांगहो बड़ी आसानी से वार से बच जाता है और साथ ही मॉन्स्टर को डराने के लिए किसी तरह का लाइट इफेक्ट बनाने का तरीका सोचता है। तेजी से दौड़ते हुए वे उस जीव के बड़े हाथ पर चढ़ जाता है और आखिर में एक टॉर्च निकालकर उसकी आंखों को एकदम से अंधा कर देता है।
ये इफेक्ट उल्लू जैसे शिकारी के लिए भी इतना ट्रॉमा देने वाला होता है कि वे पूरी तरह से अंधा हो जाता है। अगला सीन हमारे लड़के पर कट जाता है, जो अपने बिस्तर पर सड़ रहा होता है और उसका अलार्म बजता है। वे जानता है कि उसे वापस उठना होगा, भले ही कल रात के बाद उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा हो। जियांग हो घर लौटने के तुरंत बाद बेहोश हो गया। उसकी आखिरी याद मॉन्स्टर को अंधा करने के बाद अपनी जान बचाने के लिए भागना है। किस्मत से एक गॉब्लिन का सामना करने के ठीक बाद वे एक उल्लू से टकरा गया। भाई फिर से उस बकवास से निपटना नहीं चाहता और कुछ खाने के लिए उठने की कोशिश करता है। वे जोर से फर्श को चूमता है। उसे एहसास होता है कि उस कार्डियो के बाद उसके पैर टूट गए हैं। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी वे दूसरे लोग के सुनहरे सेब हैं। जियांग हो एक सेब लेता है और काट लेता है, जिसके असर से उसका स्टैमिना तुरंत फिर से बढ़ जाता है। आखिरकार वे पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस करता है। सोच रहा है कि क्या उसे अब अपना पेट ठीक से भरना चाहिए, लेकिन खुद को ठीक करने के बाद ब्रो फिर से टैमू चाहे हेन से टकरा जाता है। वे यहाँ एक दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और इत्तेफाक से उससे टकरा गईं। मिक्योंग जल्दी से उससे पूछता है कि क्या उसने स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की। उसके जोशीले रवैये से जियांग हो को एहसास होता है कि ये वही टॉपिक होगा जिस पर वे पिछली बार बात करना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। मिक्योंग उसे खबर दिखाता है और यकीन दिलाता है कि ये सच है। कुछ जागे हुए प्लेयर्स असल में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों से पैसे चुराने के लिए कर रहे हैं। जियांग हो उसके इस तरह सीधे कुछ पूछने के कॉन्फिडेंस से थोड़ा चौंक जाता है। वे झूठ बोलकर जवाब देता है और कहता है कि कुछ भी नहीं दिखा। बात यह है कि जियांग हो को लगता है कि वे दूसरों को अपने स्टेटस के बारे में अनजान रखकर सही एहसान कर रहा है। पहले तो उसकी खासियत स्ट्रेटेजिक है, लड़ाई पर फोकस नहीं। ये कुछ ऐसा है जिसे वे दूसरों के साथ शेयर करने के बजाय अपने फायदे के लिए सबसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। अभी उसकी पर्सनल सेफ्टी की भी गारंटी नहीं है। अगर वे लाल ड्रेस वाली लेडी को अपना हाथ दिखा देता है, जो इस मामले में वे है, तो उसके लिए चीजें सच में बहुत बुरी हो सकती हैं। ये एक स्मार्ट चाल है। हालांकि वे बंदा हैरान है कि मिक्योंग अवेकनिंग के बारे में पूछने में इतनी दिलचस्पी कैसे ले रही है। फिर वे एक सरप्राइज देती है। वे हिचकिचाती है और झूठ बोलने की बात मान भी लेती है। जियांग हो उसके अच्छे इरादे मान लेता है और उसे भरोसा भी दिलाता है कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे उसे हिम्मत देता है कि अभी भी समय है और बातचीत के तुरंत बाद घर चला जाता है। आखिरकार उसके डिलीवरी पैकेज आ गए। जो सामान उसने ऑर्डर किया था वे आ गया और अब उसे सप्लाई की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो अपना सामान रूफ टॉप पर ले जाता है और सिर्फ जरूरी चीजें सेकंड फ्लोर पर रखता है। अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो आज के मिशन के लिए जरूरी कई आइटम्स चुनता है, जैसे गैस मास्क, कॉम्बैट सूट्स और दूसरे इक्विपमेंट। आने वाली मिशन के लिए एमसी का इरादा है कि वो एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढे जिसे हाइडआउट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। उसके लिए होम बेस बनाना जरूरी है, इसी वजह से एक्स का इस्तेमाल है। पोर्टल से गुजरते हुए जियांग हो को हाइडआउट ढूंढने की पहली लीड मिलती है। पुराने गॉब्लिन को ढूंढते समय उसने गलती से एक गॉब्लिन केव खोज ली थी। उसकी लोकेशन याद करते हुए वो ठीक उसी जगह पर जाता है और उसे ढूंढ लेता है। ये छिपने के लिए काफी कन्वीनियंट जगह है, जो उसकी प्लान्स के लिए परफेक्ट है। हालांकि सबसे पहले उसे ये वेरीफाई करना था कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। जियांग हो एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और कोबोल्ड्स के छोटे फुटप्रिंट्स देखता है जो यहाँ से गुजरे थे। ये असल में सेलिब्रेट करने वाली डिस्कवरी थी, क्योंकि ये लोग कोई बड़ी परेशानी नहीं है। जियांग हो पहले से ही लो लेवल मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक प्लान लेकर आया था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोबोल्ड्स की बात यह है कि वे नॉक्टर्नल क्रीचर्स होते हैं। वे इस समय सो रहे हैं, तो एमसी का प्लान है कि उन्हें अंदर ही सफोकेट कर दिया जाए। सबसे पहले वो कुछ ब्रांचेस काटकर काफी सारा फायरवुड इकट्ठा करता है। इसके बाद वो उस इकट्ठे किए गए ढेर को एंट्रेंस पर रख देता है। अगला आइडिया है उस पर गैसोलीन डालना। जियांग हो को लगा था कि वो इस मिशन को बिना किसी परेशानी के क्लियर कर लेगा, क्योंकि अब बस आग लगानी थी। लेकिन तभी उसने चौंकाने वाली आवाज सुनी। वे अपनी नींद से जाग गए और तुरंत अपने अगले मील पर नजर डाल दी। जियांग हो उन्हें हल्के से ग्रीट करता है, फिर अपनी एक्स घुमाते हुए आगे झपटता है। एक सिंपल स्विंग में वो दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन के पास वार करता है, उन्हें तुरंत मार देता है। वे इतनी आसानी से गिर गए, इसका कारण पहले की ड्राउजीनेस की। इन लगातार किल्स की वजह से सिस्टम उसे लेवल बढ़ने और 4 पॉइंट से नवाजता है। इसके बाद जियांग हो लाइटर को फायरवुड में फेंक देता है और थोड़ी ही देर में फ्यूम्स अंदर जाने लगते हैं। सूरा गेम में लो लेवल मॉन्स्टर्स की एक साफ कमजोरी थी। वे नई चीजों के प्रति वल्नरेबल होते थे और ये उन्हीं में से एक थी। एमसी गैस मास्क पहनकर बाहर इंतजार करता रहा।
हालांकि वे उन्हें सीधे जला सकता था, लेकिन ये तरीका क्लीनअप प्रोसेस के साथ और भी ज्यादा इफेक्टिव था। सोए हुए कोबोल्ड्स घबराकर जागे और खुद को बचाने के लिए बाहर की ओर भागे। शैंगहो ने जानबूझकर ये स्ट्रैटेजी चुनी थी ताकि उनके शरीर कमजोर हो और उनके भागने में कंफ्यूजन पैदा हो। जिस पल वे बाहर कदम रखे, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वे गिरे हुए हों, उसी समय उनका फायदा उठाकर उन्हें एक साथ मार दिया जाए। हालांकि उसे कम से कम 5 की बाहर आने की उम्मीद थी, शैंगहो ये देखकर हैरान रह गया कि सिर्फ 4 ही निकले। ये उनके यूजुअल ग्रुप ऑफ 7 से अलग था। एक कोबोल्ड पर निशाना साधते हुए शैंगहो उसे बेरहमी से मार देता है, ये घोषित करते हुए कि अब सिर्फ 3 बचे हैं। बाकी के 3 उस पर दौड़ पड़े, जितना हो सका उतना अटैक करने की कोशिश करते हुए। लेकिन एमसी अपनी एक्स के साथ तैयार था। ये आदमी वेपन से ऐसे होम रन्स मार रहा था और उन्हें गिराता जा रहा था। एक और कोबोल्ड ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ऑल पावरफुल फार्ट स्प्रे ऑफ डेथ ने उसे पॉइंट ब्लैंक अंधा कर दिया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही शैंगहो ने उसका सिर काटने में मदद कर दी। आखिर में सिर्फ एक ही बचा। एमसी उनके लीडर को डर से कांपते हुए घूरता है। वो हंटर बन चुका है और उनके अंत की घोषणा करता है, ये वादा करते हुए कि वो उनके हाइडआउट का अच्छा इस्तेमाल करेगा। आखिरकार ब्लड बाथ खत्म होता है और शैंगहो थककर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी स्टैमिना की कमी अभी असली ड्रॉबैक है, भले ही उन्हें हराना आसान था। सिस्टम के स्टैट्स दिलचस्प रूप से गेम से अलग नहीं है, यहां तक कि एग्जॉशन स्टेट के डीबफ सेक्शन भी वही हैं। लेवल अप के बाद स्टेटस पॉइंट्स न बढ़ना भी वही है। फिर भी लेवल बढ़ाने से आगे चलकर शॉप आइटम्स अनलॉक होंगे, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। अभी सबसे कन्वीनियंट चीज़ ये है कि वो अपनी एक प्राइवेट स्पेस इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जितना एमसी अंदर साफ एनवायरनमेंट चाहता था, उतना ही वो कोबोल्ड्स की गंदगी देखकर निराश हुआ। हाइडआउट सिक्योर होने के बाद क्लीनिंग ऑपरेशंस शुरू हुए। इस डूड को इतना ज्यादा गॉब्लिन शिट साफ करना पड़ा कि वो थक गया। इतनी सफाई करना पेन इन दी एस जैसा लगा, खासकर एक प्रॉपर फाइट के बाद। शैंगहो ने उन शिटी क्रीचर्स को गार्बेज में रहने के लिए कोसा। फिर भी अब उसके पास नई होम बेस होने की वजह से चिंता की कोई बात नहीं थी। शैंगहो हर बार कचरा बाहर फेंकने के लिए अपनी दुनिया वाले साइड में लौटता है। वो एक बेनिफिट था, लेकिन फिर भी उसे सफाई में बहुत ज्यादा समय लग गया। सबसे ज्यादा उसे ये देखकर हैरानी हुई कि डायमेंशंस के बीच आइटम्स इस्तेमाल करना कितना आसान है। तो उसने एक साइड से पाइप लिया और दूसरे साइड पर एक्टिवेट किया, और ये देखकर खुद ही हैरान रह गया कि ये कितने अच्छे से काम करता है। घंटों की मेहनत के बाद जगह अब चमकती हुई साफ है। अब उसे ब्लड स्टेन साफ करने हैं और कंक्रीट डालने पर काम करना है, ताकि स्टोरिंग स्टफ आसान हो। वो मोर्टार और सैंडविच पैनल्स के इस्तेमाल की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचता है। लेकिन इस शिटी केव की एक अच्छी बात यह है कि ये ल्यूमिनस और इग्निशन स्टोन्स से भरी हुई है। ये गेम में न्यूबी स्टोन्स है, लेकिन यहां इनकी भरमार है, तो ये अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन के बाद शैंगहो के पास इस जगह को ठीक से माइन करने की वजह होगी। अगले दिन ब्रो जिंदगी के कगार पर है। वो हर दिन इतनी मेहनत कर रहा है कि उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ है। अपनी बांह चेक करते हुए वो खुद को हैरान पाता है कि उसने कितने कट्स झेले हैं। दूसरे रेल्म से इकट्ठा किए गए उसके आइटम्स मेज के किनारे रखे हैं। शैंगहो सोचता है कि क्या उसे इस मौके पर एक ऑइंटमेंट बनाना चाहिए। मेथड काफी सिंपल है। ग्वाका पाउडर और वेजिटेबल को बराबर रेशो में डालो, फिर थोड़ा स्टरिंग और तैयार है। बेसिक हीलिंग के लिए एक लो लेवल ऑइंटमेंट। एमसी के कुकिंग बैकग्राउंड की वजह से शेफ को इसे बनाने में आसानी होती है। सिर्फ ऑइंटमेंट को अपनी बाह पर लगाना ही उसे प्रोग्रेस की ओर एक कदम जैसा लगता है। हालांकि शैंगहो इस एहसास से परेशान है कि शायद उसे इसे बार बार बनाना पड़ेगा। वो फंडामेंटल्स पर ध्यान देकर अपने स्टैट्स बढ़ाने के आइडिया पर सोचता है, लेकिन फिर वही बात है, वो अपनी जान को इतना रिस्क में डाल रहा है कि अपोकलिप्स आने से पहले ही मर भी सकता है। भले ही वो फनी एज शिट होता, शैंगहो रिस्क नहीं लेना चाहता और गन जैसी ज्यादा कन्वीनियंट वेपन इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। अचानक उसके दिमाग में एक थॉट क्लिक करता है। ऐसा कुछ जरूर है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। गेम की मेन स्टोरी लाइन से अलग हमारे पास उसका बैकग्राउंड लोर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो बैकग्राउंड लोर आने वाले अपोकलिप्स पर लागू भी होगा। उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए शैंगहो अपने थॉट्स को बुलाता है, ये उम्मीद करते हुए कि बैक स्टोरी इवेंट्स घटित हों, क्योंकि वे उसे अनइमेजिनेबल तरीकों से फायदा पहुंचाएंगे।
एक नया प्लान बनाकर ये गाय कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए रूफटॉप पर जाता है जो उसने ऑर्डर किए थे। पोर्टल गेट खोलते हुए एमसी एक एक करके ये बैग्स दूसरी साइड फेंकने लगता है। इसके बाद वो कुछ और आइटम्स लेने गया, फिर फर्स्ट फ्लोर पर नीचे आया। यहां वो पैकेजेस के एक पाइल को हिलाने ही वाला था कि अचानक वही लड़की फिर से सामने आ गई। सैंग हो सोचने लगता है कि क्या वो अब उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो रही है। ब्रो उसके मुंह पर ही ये कह देता है, जिससे उसे एम्बैरेसमेंट होती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो बस रीमॉडलिंग वर्क में बिजी है और वो उसकी बात मान लेती है। उसे जो हैरानी होती है वो ये कि वो हर 3 महीने में होने वाले रेगुलर हैकट के लिए नहीं आया। सैंग हो को याद आता है और वो ये भी समझता है कि आने वाली एक्सप्लोरेशन के लिए हैकट्स जरूरी है। तो वो जो कर रहा था उसे छोड़कर उसकी शॉप पर चला जाता है। यहां ब्रो एक कोरियन वर्जन ऑफ मॉइस्ट क्रिटिकल जैसा दिख रहा है। वो उससे सब कुछ शेव कर देने को कहता है, बज कट सिग्मा आर्क। हैरान होकर वो उसका रिक्वेस्ट पूरा करने का फैसला करती है। जो चीज उसे इंट्रीग करती है वो ये कि शैंग हो के शोल्डर्स ज्यादा ब्रॉड हो गए हैं। मतलब ईमानदारी से कहें तो कोई भी लड़की असल में ऐसा कभी नहीं कहेगी। वो उसे बताता है कि वो वर्किंग आउट कर रहा है, जबकि एमसी यंग स्टेटस विंडो के गेम्स के सर्वाइवल लाइफ से जुड़े होने की बात करता है। अवेकनर्स वो लोग हैं जिन्होंने गेम कम से कम एक बार खेला है। इतने समय से सैंग हो बेवकूफ बनने का नाटक करता है और हर बात से सहमत होता है, लेकिन वो क्यूरियस होकर उससे उसके इन्फॉर्मेशन सोर्स के बारे में भी पूछता है। अचानक एक टैटेड डूड शॉप में घुसता है, ये बताते हुए कि वो न्यू इंटेल के लिए यहां है। हास्यास्पद बात यह है कि इस गाय का सैंग हो से पहले फाइट हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक सिंगिंग कंपटीशन में। एमसी को गुस्सा आता है कि यही क्लाउन उसका इन्फॉर्मेशन सोर्स है। ब्लॉन्ड हेयर वाला उसे बताता है कि किसी ने स्ट्रीम्स डिलीट कर दी और सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी हुई है। ये एक ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है क्योंकि ये गाय ये भी अनाउंस करता है कि वो प्लेयर की रियल लोकेशन डॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। सैंग हो इस मिस्ट्री पर्सन को लेकर काफी क्यूरियस हो जाता है। इनहाक किम्बाब जुआ का नाम लेता है, जो सैंग हो का यूजर नेम था। ये बात पहले ही चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देती है, क्योंकि अब एमसी जान चुका है कि लोग सच में उसे हंट कर रहे हैं। इनहैक उस यंग लेडी पर दबाव डालता है कि वो बोल्ड बने और उनकी टीम ज्वाइन करे। जियांग हो को पूरा सिचुएशन बेवकूफी भरा लगता है। उसने वीडियो डिलीट करने की एकमात्र वजह बस ये थी कि वो डिसअपॉइंटेड था। उसके पास कभी पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था। वैसे भी ये पंक एक नो इट ऑल वानाबी है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। वो जियांग हो को सबको डिच करने और अपने स्ट्रीम्स के इन्फॉर्मेशन पब्लिकली पोस्ट ना करने के लिए कोसता भी है, ये जाने बिना कि जिस गाय को वो अभी हंट कर रहा है वही उसके सामने बैठा है। जियांग हो सोचता है कि क्या कम्युनिटी का रिएक्शन भी ऐसा ही है। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसे सच में डायरेक्शन बदलनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। एमसी खुद उठकर इनहैक को पर्सनली कन्फ्रंट करता है, उसे सेशन के बीच उसका हेयर कट खराब करने के लिए डांटते हुए। इनहैक एमसी के सामने मिस्टर टफ गाय बनने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग हो उस मिजेट को कातिलाना नजरों से घूरता है और उसे तुरंत निकल जाने का हुक्म देता है, वरना फिर से ह्यूमिलिएटेड होने के लिए तैयार रहने को कहता है। डर कर वो पंक शॉप से बाहर निकल जाता है और लेडी उसे फेयरवेल कहती है। मिक्योंग को राहत महसूस होती है। उसे परेशान देखकर एमसी उससे उसका नंबर मांगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये गाय सच में एक क्लाउन है जो उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। घर वापस आकर एमसी अपने नए लुक के साथ एक मॉडल जैसा दिख रहा है। सबसे पहले उसने अपने यूजर नेम पर फोकस किया और फोरम में इंफॉर्मेशन देखने का फैसला किया। जो उसे मिला वो अलार्मिंग था। पूरा फोरम उसे गालियों और कर्सेस से भरा हुआ था। उसे एंडलेस हेट मिल रही थी, यहां तक कि उसने इनहैक का यूजर नेम भी ढूंढ लिया। ये क्लाउन फुल वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी निकनेम इस्तेमाल कर रहा था। उसका पूरा पेज एमसी के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्री से भरा हुआ था। एक सच्चा हेटर और रेडिटर, स्पिरिट, बॉडी और सोल से। जियांग हो कंप्यूटर बंद कर देता है, ये जानते हुए कि यही एक सही रिएक्शन है। वो मेंटली अफेक्टेड नहीं था, बस डिसअपॉइंटेड था। लेकिन फिर जैसे ही उसने पोर्टल को कमांड किया, उसके दिमाग में अजीब सी शांति छा गई। उसने अगले 2 दिन अपने हाइडआउट को रिफाइन करने में बिताए, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पर काम करते हुए। पिकैक्स ने उसकी मदद की और फिर उसने मोटार को पानी के साथ फैलाया, हर दिन उसे इवनली स्मूथ करते हुए। काम खत्म होने के बाद वो मोटार के सूखने का इंतजार करते हुए बाहर आ जाता है। इस दौरान वो अकेले चांद को घूरता है। अचानक जियांग हो को एहसास होता है कि उसे इस इनजस्टिस और क्रूएल्टी के लेवल का जवाब देना होगा। वो कोई हीरो नहीं है और ना ही वो जिंदगी में किसी ग्रैंडियस पर्पस की तलाश में है। उसका अल्टीमेट गोल है अल्टीमेट सर्वाइवल। बस यही मायने रखता है जब तक वो जीत रहा है। अपना रेजोल्यूशन बनाते हुए वो मुड़ता है और खुद को डरा हुआ पाता है।
एक बोन क्रीपर खनखनाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। जियांग हो पहले से ही पिस्ड ऑफ था, तो आखिरकार उसे अपना गुस्सा निकालने का टारगेट मिल गया। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जो सब कुछ फ्लेम्स में घेर लेता है। अगली बार जब एमसी की आंख खुलती है तो उसका शरीर स्क्रैचेस से भरा हुआ होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन फिर उसे बोन क्रीपर का नजारा याद आता है। जो बात उसके दिमाग को बॉगलिंग करती है वो ये है कि वो पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन से कैसे बच गया। लेकिन इसका भी एक जवाब है। जैसे ही उसने बोन क्रीपर को देखा, जियांग हो को पता चल गया था कि वो बास्टर्ड फटने वाला है, तो वो भाग पड़ा। लेकिन डेटोनेशन फिर भी उसे पकड़ लेता है, इतनी ताकत से कि वो बेहोश हो गया लेकिन मरा नहीं। हालांकि उस छोटी सी मूव की कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। जियांग हो के राइट साइड में ढेर सारे प्रिक्स घुसे हुए हैं। जितनी भी ताकत बची होती है उसे समेटते हुए वो स्टेटस विंडो बुलाता है। सिस्टम स्टैट्स उसकी करंट स्टेट की वजह से कम हो चुके हैं, लेकिन क्रीचर के डिस्ट्रक्शन की वजह से उसे उसकी डिफीट के पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक रिंगिंग हेडेक जियांग हो की सेंसेस पर हावी होने लगता है। अपनी आखिरी एनर्जी खर्च करते हुए वो पोर्टल ओपन करने का कमांड देता है। अगले सीन में उसने सबसे पहले अपने वुंड्स का इलाज किया। इसमें क्रीचर के बोन फ्रैगमेंट्स को निकालना शामिल था। उन्हें निकालना बेहद पेनफुल था और ऐसा करते हुए उसे हेल जैसी तकलीफ हुई। ऑइंटमेंट ने अपना कमाल दिखाया, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हुए। और ज्यादा बैंडेजिंग करने के बाद अपनी कंडीशन चेक करते हुए जियांग हो आखिरकार अनकॉन्शियस हो गया। यही उस दिन की उसकी लिमिट थी। अगली सुबह डॉन होती है और एमसी फिर से उठ खड़ा होता है। वो सोचता है कि वो किसी भी दिन मरने की कगार पर है। उसकी इमीडिएट चिंता ये देखने की होती है कि उसके वुंड्स ठीक हुए या नहीं, तो वो स्टेटस विंडो खोलता है। सिस्टम कह रहा है कि वो ठीक है, तो ये अच्छी बात है। वो उठता है और सोचता है कि आखिर वो डैम बोनहेड उसे ढूंढ कैसे पाया। सबसे पहले तो फॉरेस्ट बेहद वास्ट है, इसलिए ऐसे क्रीचर्स का अचानक छिपने की जगह से निकल आना नामुमकिन नहीं है। ये उसे अलर्ट करता है कि उसे अपनी परसेप्शन स्टैट पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जो उसकी डिटेक्शन एबिलिटीज बढ़ाएगी। गेम में ऐसी स्टैट्स बढ़ाने का एक ही तरीका है, स्टैट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना। ये हंटिंग या एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस से मिलते हैं। स्टैट्स बढ़ाने का एक और तरीका इक्विपमेंट या वेपन्स का इस्तेमाल करना है, जो यूजर को बूस्ट देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सुरा एक घटिया गेम है और इसकी डिफिकल्टी आसमान छूती है। सिंपल स्टैट आइटम्स पाने के लिए भी अपने लेवल से कहीं ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है। मतलब सिर्फ एक वेपन के लिए हेलिश बीस्ट से भिड़ना। मॉन्स्टर्स को हराने के बाद स्किल्स भी अनलॉक हो सकती हैं। खासकर हाई लेवल मॉन्स्टर्स कुछ कंडीशंस के आधार पर उन्हें ड्रॉप करते हैं, लेकिन हर स्किल हर प्लेयर के लिए सूटेड नहीं होती। तो अब जियांग हो सोचता है कि कोई ऐसा तरीका हो, एक श्योर फायर तरीका, जिससे वो स्टैट बूस्टिंग आइटम्स हासिल कर सके। वो गेम में देखी हुई बैकग्राउंड स्टोरी की फुटेज पर वापस जाने का फैसला करता है। ऐसी स्टोरीज एस्टेरॉइड्स के अर्थ पर गिरने से पहले की होती हैं। इसका मतलब है कि उन जगहों पर जाना अपोकलिप्स आने से पहले स्पेशल आइटम्स दिला सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक थियोरी है, एक गेम थियोरी, समझे? जियांग हो जानता है कि उसे स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स से भी लड़ना होगा। वो अगले कुछ घंटे बस पास्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ने में बिताता है और 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में सीखता है, रशियन शिप, हॉबगॉब्लिन और एक और जिरी माउंटेन ऑर्क इंसिडेंट, जो सबसे तेज है। फुटेज के मुताबिक ऑर्क 26 तारीख को डिस्कवर हुआ था। इसका मतलब है कि उसे 25 को ही निकलना होगा ताकि वो उसे जल्दी ढूंढ सके। अगली मिशन नजर में आते ही एमसी अपना फोन उठाता है और महसूस करता है कि इतनी देर रात कॉल कर रही है। अगले सीन में दोनों एक कैफे में होते हैं। वो उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है, ये सवाल करते हुए कि उसने गर्म समर में लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट क्यों पहनी हुई है। एमसी को अपने वुंड्स छिपाने पड़ते हैं और वो समझ जाता है कि ये वुमन दिखने से कहीं ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। उसे लगता है कि वो शॉप वाले इंसिडेंट से परेशान है, लेकिन जियांग हो ऐसी किसी भी बात से इनकार कर देता है। ये सुनकर वो खुश होती है और बताती है कि वो कितनी स्कैर्ड महसूस कर रही थी। जियांग हो उसे पिछली विंटर की याद दिलाता है, जब इल्लीगली मॉडिफाइड टो ट्रक इस्तेमाल करके ट्रबल खड़ा किया था। फिर उसने वीक लोगों से लड़ना शुरू कर दिया था। शॉर्ट में कहें तो वो एक शिटी इंसान है। ये सुनकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसके पास पहले इस के बारे में कोई इंटेल नहीं थी। लेकिन एमसी उससे विनती करता है कि वो उससे दूर ही रहे। इसके बाद जियांग हो सीधे उससे पूछता है कि उसने उसे बाहर बुलाने की वजह क्या थी। क्यूट यंग लेडी उसके कान के पास झुकती है और बताती है कि वो असल में अवेकेंड है। जियांग हो को समझ नहीं आता कि उसने इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्यों रिवील की। नेचुरली साथ निभाते हुए वो जेलस होने का नाटक करता है कि उसे ऐसी किस्मत नहीं मिली।
वो उससे झूठ बोलने के लिए बुरा महसूस करती है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि कोई बात नहीं। उनकी मीटिंग खत्म करते हुए वो उठकर जाने लगता है। जियांगहो खुश होता है कि उस पर ये जानकारी भरोसे के साथ छोड़ी गई और मानता है कि उसके वर्ड्स की वजह से उसे बेहतर महसूस हो रहा है। जाने से पहले वो सर्वाइवल लाइफ गेम में अपनी इंटरेस्ट का जिक्र करते हुए एक छोटा सा क्लू छोड़ देता है, ये इरादा रखते हुए कि अब वो गेम को ठीक से स्टडी करेगा। घर लौटकर जियांगहो मानता है कि अच्छे कैरेक्टर वाले लोग पाकर वो सच में खुश है। वो स्टोर्स चेक करता है और सच में कूल एस ड्रोन्स और नेविगेशन के लिए एक रेंटल कार तक खरीद लेता है। इसके बाद वो सीधे अपने बेड पर चला जाता है अगले दिन की रिकवरी के लिए। अगला दिन आ ही जाता है। जैसे ही डॉन होती है वो ऑक्स के शिकार के लिए मटेरियल्स बनाना शुरू कर देता है। अपने होम बेस में वो इग्निशन स्टोन्स को क्रश और रिफाइन करता है। उन्हें काफी प्रिसीजन के साथ हैंडल करना पड़ता है, वरना गलत हिट से वे फ्लेयर अप हो सकते हैं। इसके बाद वो ल्यूमिनस स्टोन पर ध्यान देता है। उन्हें माइन करने पर उनकी लाइट आंखें चौंधिया देती है, लेकिन ये अच्छा है, इसलिए वो करता रहता है। दोनों को ग्राइंड करने के बाद वो उनसे पाउडर बनाता है। इससे मिशन के लिए उसकी सेटअप पूरी हो जाती है। इसके बाद वो शुगर, गैसोलीन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डालता है। आखिरी इंग्रेडिएंट इग्निशन स्टोन के लिए हार्डनिंग एजेंट होता है, ताकि वो सॉलिडिफाई हो सके। अपने डिमेंशनल गेट की फ्लेक्सिबल कोऑर्डिनेट्स की वजह से वो बिना किसी डिफिकल्टी के आसानी से एक डेस्क सेटअप कर पाता है। निकलने से पहले वो सारा लगेज रेंटल कार में पैक कर लेता है। अपनी खरीद से सेटिस्फाइड होकर सामान सिक्योर होने के बाद जियांगहो ऑर्क्स को मारने के लिए जीरी माउंटेन की ओर ड्राइव करता है। वो योंगसेनरी कैंपग्राउंड पार्किंग लॉट पर 12 AM से पहले पहुंच जाता है, बाकी समय इमेज ट्रेनिंग में बिताते हुए और अपने इक्विपमेंट को सेफ रखते हुए। जब क्लॉक 12 AM बजाती है वो फुल स्केल सर्च शुरू करता है। 2 घंटे बाद बारिश और तेज हो जाती है और बारिश से बनी मिस्ट आगे देखना मुश्किल कर देती है। वो सोचता है कि ऑर्क्स आखिर जमीन से कहां से निकलते हैं, क्योंकि वो कैंपग्राउंड के आसपास पहले ही देख चुका है। उसे लगता है कि प्रिकर्सर फिनोमिनन रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन तभी उसके थॉट्स एक जोरदार रोर से कट जाते हैं। घबराकर वो पीछे देखता है। जहां से आवाज आई थी वहां एक डार्क शैडोई फिगर उसकी ओर बढ़ रहा है। एमसी समझ जाता है कि ये एक ऑर्क है और कोई ऑर्डिनरी नहीं, ये एक रेड ऑर्क सब स्पीशीज है, जिसका मतलब है कि स्किल ड्रॉप गारंटीड है। कैंगसोंग हु खुद को काम करने की कोशिश करता है और एक क्रैकर फायर करता है। अगर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ तो वो इसे जरूर कैप्चर कर सकता है। ऑर्क से निपटने का जो मेथड उसने सोचा था वो सिंपल है। पहला स्टेप है ऑर्क की अग्रेशन का इस्तेमाल करके उसका एग्रो खींचना। जब ऑर्क फायर क्रैकर की फ्लेयर से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और अपनी एक्स से उस पर अटैक करने लगे, वही मौका होता है। ऑर्क पर एम करो और तुरंत पोर्टल ओपन करो और तुरंत एक फ्लैश बैंग पकड़कर एक्टिवेट करो। इंटेंस लाइट की वजह से ऑर्क को अपनी विजन वापस लाने में लगभग 20 सेकंड लगेंगे। ये टाइम के साथ एक रेस बना देता है। फिर ऑर्क की मसल्स को डिस्ट्रॉय करो जो स्टेटस के इफेक्ट से लूज हो चुकी हैं, ताकि उसकी मूवमेंट्स ड्रास्टिकली गिर जाएं। ऑर्क गुस्से में चिल्लाता है और एमसी को कुचलने के लिए अपनी एक्स से हमला करता है, लेकिन तेजी से एमसी झुक जाता है जब एक्स उसे लगने वाली होती है और अटैक डॉज कर लेता है। फिर वो अपनी नाइफ निकालकर ऑर्क के पैर में घोंप देता है। जैसे ही ऑर्क के पैर में नाइफ लगती है वो दर्द से चिल्लाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। जब ऑर्क और एमसी की आई लेवल एक जैसी हो जाती है, वो पहले से बनाई हुई फ्लेम कैन को उसके मुंह में ठूस देता है। जैसे ही कैन ऑर्क के मुंह में जाती है वो एक्सप्लोड हो जाती है। थोड़ी ही देर में एमसी अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगता है। अचानक ऑर्क की फिस्ट एमसी पर पंच मारती है, उसे उड़ाकर पीछे फेंक देती है। वो उठता है, ये जानते हुए कि उसे इतनी जल्दी गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। वो देखता है कि ऑर्क अपनी ऊपरी बॉडी पर आग लगी हुई हालत में उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो जिंदा बचेगा। एमसी को यकीन है कि वो जल्द ही ऑर्क के हाथों मिन्स्ड होकर मरने वाला है। उसी पल उसे सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका लेवल बढ़कर लेवल 3 हो गया है और उसे 10 और पॉइंट्स मिले हैं। साथ ही स्किल मिली है विल टू सर्वाइव। वो उठता है खुद से कहते हुए कि वो इसे संभाल नहीं पा रहा और सोचता है कि ड्रॉप आइटम कहाँ है। तभी उसकी कलाई पर कुछ लाइट चमकती है। वो अपनी कलाई देखता है और जो ड्रॉप आइटम उसे मिलता है वो है वॉच परसेप्शन। वो राहत की सांस लेता है क्योंकि बारिश में ड्रॉप आइटम ढूंढना बहुत बड़ी हैसल होती। वो मरे हुए ऑर्क के पास जाता है, उसका सिर भाप छोड़ता हुआ, ये सोचते हुए कि इसके साथ क्या किया जाए। वो खुद से सोचता है कि जिरी और ऑर्क इंसिडेंट एम्बार्गो के तहत था। फिर वो सोचता है कि क्या इस इंफॉर्मेशन को रियलाइज करना सही होगा, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ सकती है। उसे की कही हुई बात याद आती है कि अवेकेंड वे लोग हैं जिन्होंने वो गेम कम से कम एक बार खेला है। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है, ऐसे कई हजार लोग होंगे जो अवेकन हो चुके हैं। अगर उनमें से एक छोटा सा हिस्सा भी ओ और हॉक जैसे लोगों का हुआ तो वे पर्सनल गेन के लिए सिस्टम और लॉज को कोलैप्स कर देंगे और केओस फैला देंगे।
अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो डेड ऑक को यूं ही नहीं छोड़ सकता, वरना वो बोन क्रीपर बन जाएगा और कल तक लोगों को नुकसान पहुंचाने लगेगा। अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आता है। उसने ये क्यों नहीं सोचा कि वो ज़ॉम्बी बन सकता है? भले ही वो अवेकन्ड हो, स्पोर्स से इन्फेक्टेड होने पर वो फिर भी ज़ॉम्बी बन सकता है। वो सही चीज के बारे में सोच ही नहीं पाता, डिसीजन लेने में असमर्थ रहता है। सोचते हुए वो पोर्टल खोलता है और उन गिने चुने लोगों के बारे में सोचता है जो शायद जिंदा बचेंगे। ये तय है कि दुनिया को एक ऑर्डरली एंड मिलना चाहिए। एमसी जमीन में एक गड्ढा खोदना शुरू करता है ताकि अभी अभी मारे गए ऑर्क को दफना सके। वो जल्दी ही थक जाता है और सोचता है कि वो ऑर्क को अंदर कैसे खींचेगा। उसकी नई स्किल विल टू सर्वाइव एक्टिवेट हो जाती है, जो एग्जॉशन से ट्रिगर होकर उसे काम तुरंत पूरा करने पर मजबूर करती है। एमसी मजबूरी में जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से काम खत्म करने लगता है। फिर वो ऑर्क को उसकी कब्र में फेंक देता है और उस स्किल के लिए थैंकफुल होता है। इसके बाद वो पोर्टल खोलता है और खुद को एक चलती हुई कार में पाता है। आफ्टर इफेक्ट में उसके बॉडी को नॉर्मल एक्टिविटी में लौटने से पहले रिकवर होने में समय लगता है। अगले दिन वो उठता है और सोचता है कि जो विदर वो देख रहा है वो लेजिट है या नहीं। प्लान के मुताबिक उसे अब तक एक डिफेंस लाइन बना लेनी चाहिए थी। वो अपना फोन देखता है और सोचता है कि क्या रेड ऑर्क के रेमिनेंट्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वो तय करता है कि आज कुछ भी स्टार्ट नहीं करेगा, अभी उसके लिए सही टाइम नहीं है, और सुबह जल्दी भेजे गए आइटम्स को देखने का फैसला करता है। बॉक्स के अंदर सारे वेपन्स हैं जिनकी उसे जरूरत है, हालांकि वो उन्हें इंडियन वॉर क्लब की तरह ही इस्तेमाल कर सकता है। फिर भी पैकेज में से कुछ आइटम्स मिसिंग हैं। वो एक नोट उठाता है जिसमें लिखा है कि कुछ आइटम्स इल्लीगल है और कस्टम्स से पास नहीं हो सके। जब वो मिले हुए वेपन्स देख ही रहा होता है तभी उसे एक और डिलीवरी वैन की आवाज सुनाई देती है और वो जोर से कहता है कि सामान फ्रंट डोर पर ही छोड़ दें। दरवाजे पर नॉक होती है जिससे एमसी सोचता है कि डिलीवरी गाय ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। वो फिर से बोलने की कोशिश करता है और गेट खोल देता है। वो डिलीवरी गाय नहीं था, वो मी क्योंग थी। वो वहां खड़ी होती है और बताती है कि उन्हें काफी समय से मिले नहीं हैं और वो उससे कुछ डिस्कस करना चाहती थी। उसके हाथ में खाने से भरा एक बैग होता है और वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ रबाकी खाना चाहेगा। अब अपोकलिप्स आने में सिर्फ 24 दिन बचे हैं। एमसी को यकीन ही नहीं होता कि मी क्योंग आखिरकार उसके घर आई है। वो साफ तौर पर नर्वस हो जाता है और ब्लश करना बंद नहीं कर पाता। जब वो खाना परोस देती है तो वो कहती है कि ठंडा होने से पहले खा ले, और वो उसकी बात मान लेता है। थोड़ी ही देर में उनका खाना खत्म हो जाता है और वो पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहती थी। वो सीधे टॉपिक पर आती है क्योंकि उसने पहले कहा था कि वो सूरा देख रहा है, तो वो उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहती थी। ये वो बात नहीं थी जिसकी एमसी को उम्मीद थी। वो सोच रहा था कि शायद वो उसे डेट करना चाहती है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि अपोकलिप्टिक चीजों पर उससे बात करना ही अभी सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि मुश्किल समय में उसे अपने आसपास अच्छी कंपनी चाहिए। वो जल्दी से ट्रैश बाहर ले जाती है जबकि एमसी कुछ और चीजों की प्रिपरेशन करता है। वो अपना कंप्यूटर निकालता है। वो उसे ये भी बता देता है कि वो अवेकेंड है, क्योंकि किसी और तरीके से पता लगना ठीक नहीं होता। वो मेटल डेथ प्लेग के बारे में डिटेल में समझाना शुरू करता है और बताता है कि 6 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में घूमना ज़ॉम्बीज के लिए इजी टारगेट बन जाता है। परसेप्शन को पकड़ना सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है, जिससे वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बन जाती है। गेम का गोल सिर्फ सर्वाइव करना है। जैसे ही वो आगे एक्सप्लेन करने वाला होता है, वो उसे रोक देती है। वो ओवेन हॉक की कही हुई बातों का जिक्र करती है और कैसे किम्बा प्लोवर को बहुत बैकलैश मिल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर कर रहा। एमसी के पास उसके सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता और वो उससे अंदाजा लगाने को कहता है। उसका अंदाजा होता है कि हर किसी के पास अपनी वजह होती है और सर्कमस्टेंसेस उसे जस्टिफाई करते हैं। फिर एमसी उसे बताता है कि उसने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और वो हैरान होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपना फोन निकालकर उसे वजह दिखाता है। ये एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो एक लड़की को किडनैप करने की बात कर रहे थे क्योंकि वो हार्ड टू गेट खेल रही थी। ये सब सुनकर वो गुस्से से भर जाता है। वो मी क्योंग की ओर मुड़ता है और बताता है कि अपोकलिप्स आने पर लोगों का असली रंग सामने आएगा। एमसी उसे किसी पर भी भरोसा न करने की सलाह देता है, लेकिन वो उसे चौंका देती है ये सजेस्ट करके कि उन्हें एक पार्टी बनानी चाहिए। एमसी अपनी मुट्ठी भींच लेता है क्योंकि वो तुरंत जवाब नहीं दे सकता था। उसके गोल्स में ट्यूटोरियल से पहले लेवल 10 तक पहुंचना और शॉप अनलॉक करना शामिल है, जो एक प्रॉब्लम बन जाता है। सेओरा में एक सिस्टम है जहां रीस्पॉन होने वाले मॉन्स्टर्स का रैंक लेवल के हिसाब से बदलता है। अगर वो उसके साथ आई तो उसके मरने की संभावना सबसे भयानक तरीके से होगी। वो नर्वस होकर हंसता है और सोचता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो वो क्या करेगी। वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक रहेगी और अपनी ट्रेट का यूज करके डाइनिंग टेबल पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वो अपनी स्किल ब्लिंक के बारे में फ्लेक्स करती है। उसे डॉज करना होगा अगर वो कभी उसे काटने की कोशिश करे। एमसी उसकी स्किल से हैरान होता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वो ये किसी को ना दिखाए, जिस पर वो कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है।
खुशी खुशी वो कहती है कि अगर वे ज़ॉम्बी नहीं बने तो वो एक ग्रेट टीम बनेंगे। थोड़ी देर बाद एमसी पेड़ों के पास खड़ा होकर सोचता है कि फेंसेस बनाना कितना आसान था। पहला स्टेप था सपोर्ट पोस्ट्स को जमीन में हैमर करके गाड़ना। फिर उसने उन पर बार्ब्ड वायर लपेटकर फिक्स कर दी। इसके बाद उसने कुछ जगहों पर इंफ्रारेड इंस्टॉल कर दिया और काम पूरा हो गया। वो अपने किए हुए काम को देखता है, खुद की तारीफ करता है और सोचता है कि कम से कम उसे एक डेक्सटेरिटी पॉइंट तो मिलना चाहिए। सेंघू वापस चलना शुरू करता है। मोटर का काम पूरा करके और डिफेंस वॉल बनाकर वो पैकेजेस शिफ्ट करने का फैसला करता है। थोड़ी देर में बॉक्सेस शिफ्ट करने का काम पूरा हो जाता है। जब वो अगला काम मेजर कर रहा होता है, अचानक उसे ठंड लगती है और उसे छींक आ जाती है। उसे एहसास होता है कि दूसरी दुनिया ठंडी होने वाली है और जल्द ही उसे यहीं शेल्टर लेना पड़ेगा, इसलिए उसे काउंटर मेजर्स के बारे में सोचना होगा। एमसी केव एंट्रेंस को देखता है और तय करता है कि वहां एक गेट बनानी होगी, क्योंकि सिर्फ कर्टन काफी नहीं होगी। हर कदम के साथ उसकी टू डू लिस्ट और लंबी होती जाती है। बाद में वो प्रोडक्शन और अलग अलग चीजें खरीदने के लिए एक वुड वर्किंग शॉप जाता है। वापस आते समय वो उन जगहों को चेक करता है जिन्हें वो मेटल डेथ प्लेग फैलने से पहले 5 घंटों में लूट करेगा। जब वो लिस्ट बना ही रहा होता है, तभी उसे ह्योंग जे योंग रोक लेता है, जिससे वो काफी समय से नहीं मिला था। वो एक जिम डायरेक्टर है, डिवोर्स्ड है और उसकी एक छोटी बेटी है। एमसी उसके एक्सप्रेशंस पढ़ता है और वो अच्छे नहीं लगते। ह्योंग ज्यादा परवाह नहीं करता, बल्कि उसके बॉडी को देखने लगता है जो फिर से शेप में आती दिख रही थी। फिर एमसी उससे पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर वो कहता है कि जाहिर है वो परेशान है क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। एमसी हैरान होता है कि उसे भी ये पता है और ह्योंग उससे पूछता है कि क्या वो इस पर यकीन करता है। शुरुआत में ह्योंग को यकीन नहीं था, लेकिन फिर उसके दोस्त ने उसे सुपर पावर दिखाते हुए लेविटेट करना शुरू कर दिया। एमसी झूठ बोलता है कि वो अवेकेंड नहीं है और जिम वाला उदासी से आह भरता है कि वो भी अवेकेंड नहीं है। अब उसका दोस्त ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जा रहा है पैसे कमाने के लिए। जिम वाला एमसी को इशारा करता है कि वो उसके पास बैठे और एमसी समझ जाता है कि जल्द ही सभी को अवेकेंड के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। ह्योंग टॉपिक बदलकर एक अजीब घटना की बात करता है, यूइटो शूटआउट। सेंघू को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने सुबह न्यूज नहीं देखी थी। वो उसे न्यूज देखने को कहता है, लेकिन पोस्ट तुरंत रिमूव कर दी जाती है। मीडिया अब कंट्रोल में है। ह्योंग फॉलो अप न्यूज समझाता है कि कैसे वे इसे कवर अप कर रहे हैं, ये कहकर कि शूटर एक डिजर्टर था। शूटआउट वाला इलाका अब पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ आर्मी और पुलिस ही वहां जा सकते हैं। अचानक एमसे उठ खड़ा होता है, कोई बहाना बनाता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। घर वापस आकर एमसी सोचता है कि ऑर्क इंसिडेंट के तुरंत बाद शूटआउट होना अजीब है। ये सब उसे सोचने पर मजबूर करता है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका रिएक्शन बहुत ऑब्वियस था। वो अपने कंप्यूटर पर एक फाइल खोलता है और एक वीडियो पर क्लिक करता है। एमसी हैरान होता है कि बहुत सारे लोग प्रिकर्सर फिनोमिनन का एग्जैक्ट टाइम जानते हैं। उसने ऑर्क को खत्म कर दिया था, फिर भी शूटआउट उसी समय हुआ। ओवरथिंक करते हुए वो सोचता है कि शायद किसी ने गवर्नमेंट को पहले ही इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी और वे ऑफेंसिव ट्रेट न होने की वजह से सामने नहीं आए। उसे यकीन नहीं कि वो कौन है, लेकिन गवर्नमेंट के पीछे कोई ना कोई जरूर है। सेओंग हो सोचता है कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। रिसर्च करने के बाद उसके सामने 3 वेटरन प्लेयर्स आते हैं। काफी सोच विचार के बाद वो क्रिएटर को हटा देता है। अगर गेम को रियलिटी में लाने का ये मूव चल रहा है, तो गेम के क्रिएटर्स ही विलेंस होने चाहिए। अगर विलेंस गवर्नमेंट के बैक्ड होते तो वे उसे ऑर्क मारने ही नहीं देते। वो 3 चेहरों का स्केच बनाता है जो सबसे बड़े सस्पेक्ट्स हैं। वो सोचता है कि क्या सर्वाइवर नंबर 1 ही वो आदमी है। अगर उसकी थियरी सही है तो उसे ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। एमसी अपनी चेयर पर पीछे टिकता है, सोचते हुए कि सर्वाइवर नंबर 1 क्या वही आदमी है जिसे वो जानता था। वो अपने वेटरन दोस्तों को मिस करता है और फिलहाल उन पर भरोसा करने का फैसला करता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन शेयर करने से भी आने वाली कैटास्ट्रोफी नहीं रुकेगी, इसलिए वो अभी कोई कदम नहीं उठाएगा। 2 दिन बाद उसकी डोर तैयार हो जाती है और पैंट्री भी रेडी हो जाती है। पहला शेल्टर पूरा हो चुका है। वो 2 लॉजिस्टिक ट्रेज इंस्टॉल करने का फैसला करता है और दीवार में ड्रिल करता है, लेकिन जगह उसकी उम्मीद से कहीं कम निकलती है। बेसमेंट वाटरप्रूफिंग हो चुकी है और वो इसे धीरे धीरे पूरा कर रहा है। वो सोचते हुए वहां से चला जाता है कि फेज 2 में हील होने के बाद सब फिगर आउट कर लेगा। अब एक इंपॉर्टेंट टास्क बचा है, ड्रोन से मैप्स बनाना। वीआर सेट पहनकर और ड्रोन उड़ाते हुए वो मिड पॉइंट पर बने शेल्टर को देखता है और आसपास एक्सप्लोर करना शुरू करता है। ड्रोन की मदद से वो नॉर्थ वेस्ट में स्नोफील्ड्स और साउथ में एक ओशन देख पाता है। ओशन में कोई मॉन्स्टर्स नहीं है और काफी प्रे है, तो वो वहां फिश पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाने का सोचता है। वो वैली को एग्जामिन करता है ताकि शेल्टर के आसपास के इकोसिस्टम को समझ सके। अचानक उसे वो जगह दिखती है जहां उसने आउल बेयर को दफनाया था, लेकिन कॉर्प्स गायब है। वो सोचता है कि शायद किसी बड़े फर बॉल ने उसे खा लिया।
वो कोई जजमेंट नहीं बनाता क्योंकि वहां काफी फुटस्टेप्स है, ज्यादातर ऑर्क के, जो बात को और भी सस्पिशियस बना देता है। वो वैली और शेल्टर के बीच की दूरी मेजर करता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर्स है, जिससे शेल्टर उसकी सोच से ज्यादा डेंजरस लगने लगता है। ये जानते हुए कि गॉब्लिन्स पास ही है, वो ड्रोन को वापस शेल्टर ले आता है क्योंकि वो उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। वो एक अच्छा मैप स्केच कर लेता है और जान जाता है कि फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स हैं। अब अगला काम है इन सब जगहों को खुद जाकर चेक करना। सबसे पास वाले स्वैम्प से शुरू करके वो देखना चाहता है कि फार्मिंग पॉसिबल है या नहीं। अचानक इंफ्रारेड ट्रिगर होता है और वो बाहर निकलता है, ये जानते हुए कि गॉब्लिन्स आसपास है और उनके फुटप्रिंट्स जमीन पर छपे हुए हैं। एमसी पहले से ही इसके बारे में सोच रहा था, इसलिए ये उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो सोचता है कि शायद ये उसकी बढ़ी हुई परसेप्शन स्टैट की वजह से है। अब उसे सबसे छोटी आवाज भी साफ सुनाई देती है। कुछ देर बाद वो बिना खुद को दिखाए कुछ गॉब्लिन्स को स्पॉट कर लेता है। ये उसके लिए परफेक्ट एम्बुश एंगल बनाता है। वो अपना स्पीयर और एरो निकालता है और गॉब्लिन के सिर की ओर हमला करता है। गॉब्लिन वहीं मर जाता है और बाकी गॉब्लिन्स उसे स्पॉट कर लेते हैं और उस पर हमला करने दौड़ते हैं। लेकिन एमसी उन्हें ऐसे मार देता है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। वो 4 गॉब्लिन्स को मार देता है, फिर बाकी 4 पर हमला करता है। वे उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो अपनी जेब से कुछ निकालता है जिससे गॉब्लिन्स तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं। जब वे घुटनों पर होते हैं, एमसी अपनी नाइफ निकालता है और उनके सिर काट देता है। वो गॉब्लिन्स की एग्जॉशन का फायदा उठाकर ये बैटल जीत लेता है, यहां तक कि उसे खुद यकीन नहीं होता कि ये काम कर गया। अब अपोकलिप्स आने में 21 दिन बचे हैं। जमीन खोदते हुए एमसी थक जाता है और अचानक उसकी ट्रेड ट्रिगर हो जाती है और उसका बॉडी फिर से एफिशिएंसी से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी स्किल पूरी तरह यूजलेस नहीं है। कुछ देर बाद वो गॉब्लिन्स की लाशें दफनाने का काम पूरा कर लेता है। फिर वो लूट की ओर मुड़ता है। सबसे पहले वो ग्वाक फ्रूट इकट्ठा करता है, जो स्ट्रेंथ रिस्टोर करने में काफी मदद करता है। लूट में काफी सारा वेजिटेबल ऑयल होता है, जिससे उसे लगता है कि शायद पास में कोई हार्वेस्ट है। वो हेड गॉब्लिन की पाउच देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसके अंदर एक जिंदा टोड होता है। वो टोड नीले रंग का होता है, जिससे एमसी सोचता है कि वे मरा हुआ टोड क्यों नहीं ले जा रहे थे। अचानक टोड से स्मेल आने लगती है और एमसी समझ जाता है कि ये गॉब्लिन्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पैरालिसिस पॉइजन है। तुरंत एमसी तय करता है कि वो इस टोड को हर हाल में पालेगा। उसे टोड बेहद क्यूट लगता है और पॉइजन एक्सट्रैक्ट कर पाने से वो अपने बॉडी में इंजेक्ट करके पॉइजन रेजिस्टेंस बना सकता है। पैरालिसिस पॉइजन के साथ हंटिंग भी आसान हो जाएगी। फिर एमसी टोड का नाम रखता है जॉडॉक और सोचता है कि वो जॉडॉक को खूब खिलाएगा। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि अब टोड उसकी प्रॉपर्टी है। वो सोचता है कि क्या ये रियलिटी में एडेड कोई हिडन गिमिक है। वो सिचुएशन को ज्यादा ओवरथिंक और ओवर एनालाइज करने लगता है। इसके बाद एमसी एक्सप्लोरेशन शुरू करता है और डायमेंशनल गेट खोलता है। उस गेट की मदद से वो बार बार आता जाता है और आखिरकार रीऑर्गेनाइजेशन पूरा कर लेता है। फिर वो तुरंत आसपास सर्च करता है और एक स्प्रिंग ढूंढ लेता है जिसे उसने ड्रोन में मिस कर दिया था। वो पानी देखता है और समझता है कि ये नॉर्मल पानी है और ज्यादा डेंजरस नहीं है। वो हैरान होता है कि शेल्टर के पास ही एक हाइडआउट है और स्प्रिंग के ठीक पीछे उसे ग्वाका ट्री और वेजिटेबल ऑयल बड्स मिलते हैं। एमसी ग्वाका फ्रूट्स तोड़ता है और वेजिटेबल ऑयल बड्स की अच्छी खासी हार्वेस्टिंग करता है। इसके बाद वो जहां जहां गया था वहां पेड़ों पर मार्क्स छोड़ता है ताकि रास्ता न भूले और वापस लौटने लगता है। अपार्टमेंट में वो अपने नए पेट जॉडॉक को खाना खिलाता है। अभी के लिए वो जॉडॉक को 2nd फ्लोर अपार्टमेंट में ही पाल रहा है। वो जॉडॉक को हाइडआउट में नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो मर जाता। पेट की देखभाल के अलावा और भी बहुत काम थे। सबसे ज्यादा समय ऑइंटमेंट बनाने में लगा और गलती से वो बहुत ज्यादा बन गया। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो इसे मी क्योंग को नहीं दे सकता क्योंकि वो भी अवेकेंड है, तो वो इसे ह्योंग को देने का फैसला करता है। ह्योंग के घर पर ह्योंग प्रोटीन ड्रिंक पीता है और एमसी उसे ऑइंटमेंट देता है, जिससे वो पूछता है कि ये क्या है। एमसी बताता है कि उसने ज्यादा खरीद लिया था और ये वुंड्स के लिए अच्छा है। ह्योंग मजाक में पूछता है कि क्या वो मार्केटिंग में जा रहा है और एमसी इनकार करता है। फिर भी ह्योंग मरहम के लिए और उसे सूरा से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए उसका आभारी होता है, लेकिन एमसी उसे शूटिंग इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए धन्यवाद देता है। फिर स्योंगहो देखता है कि जिम बहुत ज्यादा शांत है, जिस पर उसका दोस्त समझाता है कि ब्रॉडकास्टिंग गाय द्वारा अपनी जानकारी फैलाने के बाद सभी लोग प्लान्स बनाने चले गए, तो अब वे यहाँ एक बेस बनाने का फैसला कर रहे हैं। एमसी उसे चेतावनी देता है कि बहुत ज्यादा लोगों का होना खतरे का संकेत है, लेकिन ह्योंग अपने मेंबर्स को छोड़ना नहीं चाहता। वो उनके प्रति बहुत वफादार है।
फिर ह्यूंग सोचता है कि स्योंग-हो क्या करने की योजना बना रहा है और वो बस टाल देता है। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई देती है और स्योंग-हो को ये जानी पहचानी लगती है। वो इमारत की ओर नीचे देखता है और जमीन पर मी क्योंग को देखता है। दोनों उसकी ओर दौड़ते हैं, ये सोचते हुए कि क्या हुआ। वो बताती है कि उस पर हमला हुआ था, लेकिन वो देख नहीं पाई कि किसने हमला किया। ह्यूंग तुरंत इमारत के बाहर और पूरे इलाके की जांच करने चला जाता है, भले ही एमसी उसे उस समय बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है। इस बीच एमसी मी क्योंग के साथ रहता है और वो विस्तार से बताती है कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया था और वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। ये सुनकर एमसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, ये महसूस करते हुए कि क्या हो रहा है, और वो उसे तुरंत अपनी एबिलिटी ब्लिंक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जब भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि वे चलना शुरू कर चुके हैं। वो ये भी आश्वासन देता है कि वो उसे जल्द ही एक सेल्फ डिफेंस किट भेजेगा और अब से बहुत सावधान रहने को कहता है। अपोकलिप्स के आने में केवल 20 दिन बचे हैं। अतीत का एक प्रसिद्ध मीम है, इफ 5 पीपल गैदर वन ऑफ देम इज बाउंड टू बी यूजलेस। ट्रोलर्स दुनिया भर में मौजूद हैं, खासकर सूरा में इंटरफेरेंस के लिए पैचेस मौजूद हैं। डेवलपर्स रिपोर्ट्स का जवाब देते हैं लेकिन ट्रोलर्स को पकड़ते नहीं हैं। सूरा में ट्रोलर्स एक टीम में शामिल होते हैं, सामान्य प्लेयर्स की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में पार्टी को मॉन्स्टर्स से भरे इलाके में फंसा देते हैं, जिससे पूरी टीम वाइप आउट हो जाती है। वे बिगिनर्स के पास दयालुता से पहुंचते हैं, केवल बाद में उन्हें मारने और उनकी बिलोंगिंग्स चुराने के लिए। ट्रोलर्स ने पार्टीज को एक दूसरे से लड़वाने के लिए हर तरह की हरकतें की हैं। उन्होंने उस गेम को, जो पहले से ही ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, सिर्फ 1 साल में गिरा दिया। कुछ यूजर्स 4 तक गिर गए क्योंकि स्योंग-हो की टीम ने बचे हुए ट्रोलर्स का ध्यान रखा। एमसी सोचता है कि वो ये सब क्यों समझा रहा है, फिर अब तक जो कुछ उसने पाया है उसका सार बताता है। यूइदो शूटआउट के बाद अवेकनर कम्युनिटीज एकजुट हो गई हैं। वे सिर्फ जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि योजनाएं भी बना रहे हैं। वो वाक्य के बीच रुक जाता है जब उसे पता चलता है कि लोग उसके वीडियोस भी बेच रहे हैं। जैसे जैसे एमसी साइट पर और देखता है, उसे पता चलता है कि उसका टीममेट दावा जूसेम एक ट्रोलर था। दावा जूसेम के वीडियो का थंबनेल देखकर वो सन्न रह जाता है, जिसमें किम्बुब जाओ द्वारा कैरी किए जाने की बात कही गई है। अब स्योंग-हो सोचता है कि क्या वो ट्रोलर किसी एडिटेड वीडियो से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात है कि वो दावा जूसेम के लिए ताली बजाता है, क्योंकि दावा जूसेम को उसकी सोच के लिए सराहा जा रहा है। वो खिंचाव लेता है और तय करता है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए और ट्रेनिंग करेगा। अगले 13 दिनों तक जब भी उसे समय मिला, एमसी लगातार एक सर्वाइवल मी ट्यूब चैनल से रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल होने वाले वेपन यूजेज और टेक्निक सीखता रहा। दूसरी ओर उस समय अवधि में उसने अटैकिंग मॉन्स्टर्स को भी देखा, जिनमें हाइडआउट्स शामिल थे। साथ ही कई स्ट्रैटेजीज और वेपन्स ऐसे हैं जो वायर डिजीज को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उन 13 दिनों की ट्रेनिंग के बाद स्योंग-हो आखिरकार एक मेन वेपन चुनने की ओर देख रहा है, ऐसा वेपन जिसे वायर डिजीज आने पर इस्तेमाल किया जा सके और जो एंटी पर्सनल कॉम्बैट और मॉन्स्टर एलिमिनेशन के लिए भी अच्छा हो। वो अपने टूल बैग में देखता है और एक इंडियन वॉर क्लब, वुडन स्लिंग शॉट, ओकर क्ले बीड्स और हैंडमेड स्टोन एक्स पाता है। हालांकि इनमें से एक भी उसकी शर्तों पर खरा नहीं उतरता। फिर सबसे पहले एमसी स्लिंग शॉट आजमाने का फैसला करता है। इसकी कई तरीकों से हाई यूटिलिटी है, लेकिन ओकर क्ले बीड्स अस्पष्ट है क्योंकि इनकी पावर कमजोर है। इसके बाद वो इंडियन वॉर क्लब इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि एक बार वाया डिजीज को तय मान लिया जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। एक ज़ॉम्बी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका खोपड़ी के अंदर रहने वाले स्पोर्स को ब्लंट वेपन से नष्ट करना है। उसे याद आता है कि लेवल 10 पहुंचने के बाद उसने जो पहला वेपन खरीदा था वो ब्लंट वेपन टाइप आइटम एबोनी वुड क्लब था, और यही कारण था कि उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ाना जरूरी था। लेकिन अब एमसी सोचता है कि क्या इंडियन वॉर क्लब लोगों के खिलाफ भी अच्छा है। उसे लगता है कि ये अस्पष्ट है, क्योंकि इससे किसी साइकिक अवेकनर को संभालना उसके लिए मुश्किल होगा। वो जानता है कि सर्वाइवल लाइफ में किसी इंसान को मारने पर 50 पॉइंट्स मिलते हैं। मर्डरर सिस्टम, जिसमें मर्डरर के रूप में रजिस्टर होने पर पास के प्लेयर्स के साथ डेथ मैचेस होते हैं, प्लेयर किलिंग के दुरुपयोग को रोकता था। हालांकि ऐसे कई लोग होंगे जो ज्यादा पॉइंट्स के लिए यूजर्स को खत्म करेंगे, भले ही डीमेरिट्स झेलने पड़े। इसी बीच वो अपने इंडियन वॉर क्लब से डमी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। वो तय करता है कि आइटम और स्किल फार्मिंग पूरी होने तक ऐसे प्लेयर्स से बचेगा। कड़ी ट्रेनिंग के बाद एमसी अपनी जगह से पसीना पोंछता है, जबकि स्टोर को पूरी तरह डिसमेंटल करने की योजना बना रहा होता है। लेकिन तभी वो पास से आती वुल्फ की आवाज सुनकर बीच में रुक जाता है। वो चौंक जाता है, ये सोचते हुए कि क्या कोई हाइडआउट के पास घायल हो गया है। बाद में स्योंग-हो वुल्फ को पाता है, जो सामान्य आकार से बड़ा है। एमसी उस पर सवारी भी कर सकता है। सिस्टम उसका नाम ग्रे वुल्फ बताता है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तो पाता है कि वो सांस नहीं ले रहा है। वो सोचता है कि क्या ये कोई स्ट्रे वुल्फ है या ऐसा वुल्फ जो हमला होने के बाद उसके हाइडआउट के पास आ गया। और जानकारी पाने के लिए एमसी उसकी इंजरीज जांचने लगता है, लेकिन अचानक एक छोटा यंग वुल्फ उसकी पीठ पर टकराता है। स्योंग-हो समझता है कि मरा हुआ वुल्फ असल में इस छोटे वुल्फ की मां है, और ये छोटा वुल्फ उसके और उसकी मां के बीच खड़ा हो जाता है ताकि वो अपनी मां की रक्षा कर सके।
वो उलझन में पड़ जाता है क्योंकि वो इस छोटे वुल्फ को उसकी मां से अलग करने के लिए बल प्रयोग नहीं कर सकता। वो एक शमिल पकड़ता है और एमसी मरे हुए वुल्फ को जल्दी दफनाने का फैसला करता है। जैसे ही वो गड्ढा खोदना शुरू करता है, वो सोचता है कि अगर वो वुल्फ एक मॉन्स्टर था तो वो बोन क्रीपर बन जाएगा, और अगर नहीं तो वो और मॉन्स्टर्स को आकर्षित करेगा। कुछ समय बाद गड्ढा पूरी तरह खोद दिया जाता है, जबकि छोटा वुल्फ अपनी मां के पास सो रहा होता है, जो एमसी को उसके बचपन और मेंगची, उस कुत्ते की याद दिलाता है जिसे उसने अपने बचपन में पाला था। इसके बाद वो छोटे वुल्फ को उठाता है, ये समझाते हुए कि उसकी मां यहां सो रही होगी। वो जोड़ता है कि वो जब चाहे अपनी मां से मिलने आ सकता है, क्योंकि वो हाइडआउट के दरवाजे में एक डॉग होल बनाने की योजना बना रहा है। फिर स्योंग-हो वुल्फ को एक मांस का टुकड़ा देता है, ये वादा करते हुए कि वो उसे बड़ा होने तक कभी भूखा नहीं रहने देगा। बदले में वो उससे उसकी शानदार सेंस ऑफ स्मेल के साथ मदद मांगता है। जब वो पूछता है कि क्या वो सहमत है, तो छोटा वुल्फ एक नरम आवाज निकालकर खुशी से जवाब देता है। फिर एमसी उसका नाम डिंगो रखता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, ये सूचित करते हुए कि उसने ग्रे वुल्फ के साथ कम्युनिकेशन में सफलता पाई है और ये ग्रे वुल्फ डिंगो उसकी प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसके साथ अपोकलिप्स आने में 19 दिन शेष है। स्योंग-हो डिंगो को ट्रेनिंग देने में व्यस्त है। वो उसे अभी सिखाई गई एक्शंस दोहराने के लिए कहता है। जब एमसी पॉ के लिए बुलाता है, डिंगो अपना पॉ अपने ओनर के हाथ पर रख देता है। फिर वुल्फ निर्देश के अनुसार दौड़ता है, बैठता है, लेटता है और चुप रहता है, एमसी के हर कमांड का पालन करते हुए। अंत में वो एक बड़ा बोन का टुकड़ा हवा में फेंकता है और डिंगो छलांग लगाकर उसे सफलतापूर्वक पकड़ लेता है। एमसी संतुष्ट महसूस करता है और नोट करता है कि ये कितनी जल्दी सीखता है, शायद इसलिए क्योंकि ये किसी और वर्ल्ड से है। वो उसकी उत्कृष्ट सेंट ट्रैकिंग स्किल्स पर विचार करता है और अपने मन में डिंगो को किस्मत का तोहफा और आशीर्वाद मानता है। वो अपने प्यारे साथी की देखभाल एक किस के साथ करता है और कुछ कहने लगता है, तभी उसका फोन बजता है। जैसे ही स्योंग-हो फोन उठाता है, वो ह्योंग का मैसेज देखता है, जो वेब पर लेविटेशन सर्च करने का सुझाव देता है। बाद में एमसी एक आर्टिकल पाता है एक व्यक्ति के बारे में जिसे पहला सुपर ह्यूमन कहा जा रहा है, जो दावा करता है कि ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स जल्द ही प्रकट होंगे और आपदा लाएंगे। वो आर्टिकल रैंक 1 तक पहुंच चुका है। कमेंट्स में लोग संदेह कर रहे हैं, मानते हुए कि ब्रॉडकास्ट चैनल ने ये सब सिर्फ रेटिंग्स के लिए किया। वो नोट करता है कि बहुत से लोगों को एराज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अवेकनर्स कमेंट सेक्शन में स्पष्ट रूप से अलार्म्ड है। उसे ये मजेदार लगता है कि कुछ लोग थोड़ी जानकारी शेयर होने पर नाराज हो जाते हैं और कुछ तब गुस्सा होते हैं जब उनकी जानकारी व्यापक हो जाती है। इसके बाद एमसी सोचता है कि गवर्नमेंट कैसे प्रतिक्रिया करेगी। वो शौक और सुपर पावर्स के बारे में रैलीज करने वाले लोगों के बारे में जानता है, लेकिन खुद को संभालते हुए तय करता है कि वो ऐसे मामलों में शामिल नहीं होगा। हालांकि वो संकेत देता है कि गवर्नमेंट आखिरकार तब कार्यवाही करेगी जब दूसरा ओमेन हॉबगॉब्लिन इवेंट होगा। स्योंग-हो एक भी पल बर्बाद न करने का फैसला करता है। वो डिंगो से कहता है कि आज से वे एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। गहराई में एमसी जानता है कि पूरी तैयारी ही एकमात्र समाधान है और डिंगो इसके लिए उत्सुक लगता है। बाद में वे पोर्टल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और स्योंग-हो सोचता है कि उसने डिंगो के साथ इंटरडिमेंशनल एक्सप्लोरेशन क्यों चुना। वो डिंगो को एक छोटा पाउच सूंघने देता है और उसे ढूंढने का आदेश देता है। इस तरह की एक्सप्लोरेशन का पहला कारण आने वाले हॉबगॉब्लिन इवेंट की तैयारी करना है, क्योंकि उसे डिंगो की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।